हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पर शुरू करने से हम पहले जान लें कि हम ये सारी की सारी जो सीरीज शुरू करने वाले हैं ये एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही गवर्नमेंट आपके जो एग्ज़ाम पेपर हैं वो सेट करती है। आपको किसी अदर रिसोर्स मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। अपने एनसीईआरटी की ही बुक आपको देखनी है। आपको सीबीएसई में कोई अदर बुक की ज़रूरत नहीं है अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से लर्न कर लेते हैं। मैंने भी 95% अपने इसी एनसीईआरटी बुक से पढ़कर ही लाए हैं। तो अगर मैं ला सकता हूं तो आप भी इसी एनसीईआरटी के भरोसे ही रह सकते हैं। आपको किसी अदर रिसोर्स मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। लाइन टू लाइन पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने टीचर की सहायता लीजिए, अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए। बट एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट बुक। अगर हम यूपीएससी में भी एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं तो फिर आई थिंक सीबीएसई के लिए तो मोर देन सफिशिएंट ही है। आप समझ सकते हैं। आप देखेंगे जो जितने भी पब्लिशर होते हैं, ओसवाल हुआ या जो भी आपके अदर पब्लिशर हुए, मैंने नाम ले लिया, वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन इन सब पर भी आप देखेंगे स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस लिखा हुआ होता है। ठीक है, वो भी एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करके देते हैं वो बुक्स। तो जब वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस एनसीईआरटी बुक से क्यों नहीं पढ़ते। ठीक है, तो हम इस बुक को ही पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आपको एक एक लाइन, एक एक चीज़ें समझ में आए, इस तरीके से पढ़ेंगे। हर चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। एक अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा रिपीट करके देख सकते हैं। बाकी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो तो हम चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, आपने इससे पहली प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि चेंजेस दो तरह के होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। जो फिजिकल चेंज होता है उसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, लेकिन केमिकल चेंज में एक कोई न्यू सब्सटेंस बनता है। तो जब कोई केमिकल चेंज होता है तो वो केमिकल चेंज होता है किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से, या इसका इन्वर्स भी कह सकते हैं। कोई केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज की वजह से होता है। दोनों ही सेम बातें हैं। आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं केमिकल चेंजेस के। जैसे कि मिल्क आपने समर के टाइम में रख दिया तो क्या होगा, वो धीरे धीरे फट जाएगा। वो क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ, क्योंकि फटा हुआ दूध अब फिर से नॉर्मल दूध नहीं हो सकता। लाइकवाइज आपने कोई लोहे की चीज़ आपने ऐसे ही एटमॉस्फेयर में नमी वाले एरिया में रख दी, धीरे धीरे उसमें क्या होगा, जंग लग जाएगी। ठीक है, ये भी एक केमिकल चेंज है। इसी तरीके से आपको अलग अलग एग्जांपल्स दे रखे हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए एक लाइन दे रखी है, वेन एवर केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है उसमें एक केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, अब आते हैं मेन हमारे एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे हम। तो एक्टिविटी 1.1, यहाँ पर इस एक्टिविटी में हमें एक मैग्नीशियम रिबन दे रखा है। उस मैग्नीशियम रिबन को आपको हीट करना है, लेकिन हीट करने से पहले उसे सैंड पेपर से आपको रब करना है। इसका रीज़न क्या है, देखिए जब भी आप किसी मेटल को ऐसे ही ओपनली छोड़ते हैं तो उसके ऊपर ऑक्साइड लेयर जम जाती है। मैग्नीशियम भी एक मेटल है, और जब आप इसे इंडस्ट्री से बाहर आया है तो इसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हो जाएगी, जम जाएगी। अब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर इसे जलने नहीं देगी। अब क्योंकि हमें इसे जलाना है तो हमें उसके ऊपर से उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाना पड़ेगा, इसीलिए हम उसे सैंड पेपर से रब करते हैं। आपने देखा होगा सैंड पेपर आप घरों में भी यूज़ करते हैं। दिवाली के टाइम पर जो रेगमाल आता है, हिंदी में रेगमाल कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो वो जो रेगमाल आता है जिससे हम घिसते हैं, पुट्टी वगैरह आपने देखा होगा वर्कर्स घिसते हैं, वो रेगमाल होता है, सैंड पेपर होता है। तो वही सैंड पेपर से आपको मैग्नीशियम की वो जो रिबन है उसे घिसना है, आपको रब करना है, ताकि उसके ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाए और अंदर से प्योर मैग्नीशियम मेटल निकले। फिर आपको उसे हीट करना है। हीट जब आप मैग्नीशियम रिबन को करेंगे तो वो बहुत ही डेजलिंग वाइट लाइट की थ्रू जलेगी। ठीक है, जब उसमें वो जलेगी तो बहुत ही सफ़ेद चमचमाती हुई लाइट निकलेगी, कुछ ऐसी जैसे आप देखते हैं वेल्डिंग में से निकलती है ना, तो उस टाइप की चमचमाती हुई लाइट निकलेगी। जैसे फुलझड़ी में से जब आप दिवाली के टाइम पर फुलझड़ी जलाते हो तो उसमें से निकलती है, वही लाइट निकलेगी, उसे डेजलिंग वाइट लाइट कहते हैं हम, और राख बन जाएगी। इस राख को क्या है, ये राख, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, आपकी मैग्नीशियम आपने लिया जो कि ऑलरेडी सॉलिड फॉर्म में था, और आपने उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया। जब भी हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलाते हैं, और जलाने के लिए आप उसे हीट करेंगे, और हीट करने के बाद आपका बन जाएगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी आप 9th में से पढ़कर आए हैं और 9th में आपको एक कंपाउंड बनाना आता है। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ कि मैग्नीशियम जो है उसका एटॉमिक नंबर है 12।
ठीक है, आपको याद है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 282। ये जो लास्ट में 2 बचा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। और मैग्नीशियम के केस में वैलेंसी 2 है, मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन या तो कम पड़ रहे हैं या एक्सेस में है, ऑक्टेट पूरा करना होता है लास्ट वाला, याद हो तो उसी हिसाब से अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी हो गई 2। सिमिलरली ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है आपका 8। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 28 हो गई। जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन 28 हो गई, सॉरी माय मिस्टेक 26, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 26 हो गई, तो इसे लास्ट में अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा MgO। समझ में आया? तो MgO ये बना है, जो आपका ये बना है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बना MgO। ऑब्वियसली राख है, सॉलिड है, ठीक है। और क्योंकि हमने किसी चीज़ को जलाया है तो आप जानते हैं जब कोई चीज़ जलती है तो हीट और लाइट निकलती है, और यहाँ वो कैसी लाइट है, डेजलिंग वाइट लाइट है। समझ में आया? तो यहाँ ये आपको रिबन वाला एक एक्टिविटी दे रखी है, आपको हो स्कूल में कराया हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ आपको दे रखा है कि डेजलिंग वाइट लाइट है, ओके, ये डेजलिंग वाइट लाइट। तो जब आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया, वो डेजलिंग वाइट लाइट से जलती है और वो एक वाइट पाउडर में चेंज हो जाती है। वो वाइट पाउडर क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये जो वाइट पाउडर है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अच्छा, तो ये कब बना है? जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की आपस में रिएक्शन हुई है। इतनी बात समझ में आ गई? ये थोड़ा सा अभी शुरुआत की है बस, इसलिए हम इतना डिटेल में चल रहे हैं, बाकी हम थोड़ा सा फास्ट पेस पे चलेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। फिर आप देखेंगे एक्टिविटी 1.2, मतलब दूसरी एक्टिविटी चेक करें। दूसरी एक्टिविटी में आपको क्या बोला है कि आपके पास क्या है, एक है लेड नाइट्रेट दिया आपको, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी में आपको बोला है लेड नाइट्रेट। तो आपने लिया लेड नाइट्रेट, लेड का फॉर्मूला होता है Pv, नाइट्रेट का फॉर्मूला है NO3। Pv की वैलेंसी 2 होती है और NO3 की 1 होती है, दोनों हो जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो Pv की जो 2 है वो यहाँ चले गई, NO3 की जो 1 है वो यहाँ आ गई, और 1 को हम लिखते नहीं है, इतना आपको पता है। तो ये हो गया आपका लेड नाइट्रेट। उसके अंदर आपने मिलाया पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम K से रिप्रेजेंट होता है, आयोडाइड मीन्स आयोडीन I से रिप्रेजेंट होता है। K की वैलेंसी भी 1 होती है, I की वैलेंसी भी 1 होती है। तो I 1 से 1 कट गया, या कह लीजिए को हम लिखते नहीं है, KI फॉर्मूला बन गया। इन दोनों की जब आप रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या, ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर जाएंगे। अभी ये आपको आगे समझ में आएगा कैसे हुआ है ये। फिलहाल ये और ये Pb और K दोनों मेटल हैं, और ये दोनों कैटायंस हैं, सॉरी एनायंस हैं, नेगेटिव चार्ज वाले हैं। NO3 और I दोनों ही नेगेटिव चार्ज वाले हैं। तो होगा क्या, आपका पोटेशियम NO3 के साथ जुड़ जाएगा, KNO3 बन जाएगा, और साथ में बनेगा PbI2। अभी जैसे हमने बोला कि Pb की वैलेंसी 2 होती है, I की 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, Pb की 2 इधर आ जाएगी, I की 1 इधर आ जाएगी, और 1 को हम लिखते नहीं हैं, तो PbI2। तो ये बन गया लेड आयोडाइड, और ये बन गया आपका KNO3, मतलब पोटेशियम आयोडाइड। तो ये रिएक्शन हुई है। अब इसने पूछा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व। देखो ऑब्जर्व हम 2 चीज़ें करेंगे इसमें। सबसे पहली चीज़ तो जब आप ये जो रिएक्शन होगी जिस टेस्ट ट्यूब में होगी, उस टेस्ट ट्यूब को जब आप टच करोगे तो आप देखेंगे उसमें हीट निकल रही है, वो गर्म हो रहा है। इसका मतलब इसमें हीट बन रही है, बहुत ज़्यादा नहीं बनेगी, थोड़ा सा वो हीट करेगा, लेकिन गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो इसमें हीट निकल रही है। और दूसरी चीज़, ये जो लेड आयोडाइड बना है यहाँ पर, ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा। देखो ये पानी में घुला हुआ है, एक्वस है, ये भी पानी में घुला हुआ है, ये भी एक्वस है। ये जो KNO3 बना, ये भी एक्वस है, ये भी पानी में घुला हुआ है। लेकिन ये जो PbI2 है, ये पानी में नहीं घुल पा रहा है। ये किस तरीके का है, सॉलिड बन रहा है। जैसे पाउडर होता है ना, चौक का पाउडर है, मान लो आप उसे पानी में घोलें तो क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। सिमिलरली ये भी PbI2 नीचे सेटल डाउन हो जाता है। इसका कलर होता है येलो, ठीक है। और जब किसी रिएक्शन में कोई चीज़ नीचे बैठती है
तो उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, पीपीटी। तो इस केस में क्या हो रहा है, येलो पीपीटी बन रहा है जो कि है आपका लेड आयोडाइड। समझ में आया? तो ये आपकी एक रिएक्शन यहाँ पर एक्टिविटी करवा के आपको दिखा रखी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये रिएक्शन यहाँ पर है। आप अपनी बुक में लिखिए, नोटबुक में लिखिए जो भी रिएक्शंस हैं, क्योंकि इस चैप्टर में रिएक्शन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये हो गई हमारी 1.2 एक्टिविटी। अब बात कर लेते हैं 1.3 एक्टिविटी की। अब यहाँ देखिए आप एक्टिविटी 1.3, यहाँ आपको बोल रखा है कि आप या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, H2SO4। ठीक है, अब इसमें आपको कोई मेटल मिला देना है। यहाँ कौन सा मेटल मिलाया है, यहाँ देखिए जिंक के ग्रैन्युल्स मिलाए हैं, जिंक मेटल के छोटे छोटे टुकड़े आपको मिला देने हैं दोनों में। तो होगा क्या कि जब आप इसमें जिंक के मेटल के छोटे छोटे टुकड़े मिलाएंगे तो एक रिएक्शन होगी, और रिएक्शन के दौरान यहाँ पर आपका एक सॉल्ट बन जाएगा। जैसे यहाँ पर बन जाएगा ZnCl2। ZnCl2 क्यों बना, क्योंकि Zn की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Zn की 2 इधर आ गई, क्लोरीन का 1 इधर आ गया, और 1 को हमने लिखा नहीं। इसके साथ यहाँ पर बनेगी हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है। सिमिलरली यहाँ पर भी ZnSO4 बनेगा। क्यों, क्योंकि Zn की वैलेंसी 2 है और SO4 की भी वैलेंसी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर ZnSO4 बन गया, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, ये जो H2 है, ये हाइड्रोजन है, वो निकल जाएगा। देखिए सिंपल है, Zn और Cl आपस में जुड़ जाएंगे, ये प्लस है, ये माइनस है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, आपस में जुड़ जाएंगे, और ये जो H है ये निकल जाएगा। H कभी सिंगल निकलता नहीं है, तो खाली अगर H निकलने वाला है तो वो H2 की फॉर्म में निकलेगा, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकलेगा। तो ये गैस बन गई। समझ में आ गया? तो ये है आपकी एक्टिविटी 1.3। तो ये आप ये कह सकते हैं हमें हाइड्रोजन गैस बनाना सिखाया है। अब किसी भी रिएक्शन में जब हाइड्रोजन गैस बनती है तो एक इंपॉर्टेंट टेस्ट आ जाता है यहाँ पर, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। H2 के लिए अगर आपको टेस्ट करना है तो उस टेस्ट को हम बोलते हैं पॉपअप टेस्ट, पॉपअप साउंड टेस्ट। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी आपको हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करना है तो आप क्या करेंगे, एक फ्लेम लेंगे, चाहे वो लाइटर की हेल्प से लें या किसी भी हेल्प से लें, और जब आप किसी चीज़ में से गैस निकल रही है, आपको टेस्ट करना है कि हाइड्रोजन गैस है या नहीं, तो आप उसमें आग लगाएंगे। अगर वो आग पकड़ लेता और एक पॉपअप साउंड आती है, उसी तरीके से जिस तरीके से आप जब गैस जलाते हो अपने घरों में तो एकदम से आवाज़ आती है ना, पॉपअप साउंड। ठीक है, उसी तरीके से साउंड आए, दैट मीन्स उसमें हाइड्रोजन गैस है। और अगर वो नहीं जल रहा है और उसमें पॉपअप साउंड नहीं आ रही है, दैट मीन्स उसमें हाइड्रोजन गैस नहीं है। सिंपल। चलिए, तो ये हो गई आपकी एक्टिविटी 1.3। आगे बात करते हैं कि ऊपर दी गई ये जो हमारी एक्टिविटी है, इनमें बहुत सारे चेंजेस हमें नज़र आते हैं। देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हो ही सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखें स्टेट चेंज। स्टेट चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ पर HCl आपका एक्वस है, पानी में घुला हुआ है। ठीक है, Zn सॉलिड है, जब रिएक्शन हुई तो ZnCl2 बना, ये सॉलिड बना और ये गैस बनी। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले पानी में घुला हुआ था एक चीज़ और दूसरी चीज़ सॉलिड थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक चीज़ तो सॉलिड बनी लेकिन दूसरी चीज़ गैस बनी। तो यहाँ पर पहले कोई गैस नहीं थी लेकिन बाद में गैस बनी, तो क्या हुआ, इसमें एक स्टेट का चेंज आया। स्टेट जो है वो चेंज हो गई है, सॉलिड से गैस में चेंज हो गई है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं चेंज इन कलर। हम आगे देखेंगे बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिसमें कलर में चेंज होता है, गैस का इवोल्यूशन होता है। जैसे इसी रिएक्शन में आप देख रहे हैं गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। चेंज इन कलर का हमने यहीं देख लिया कि ये जो हैं ये दोनों आपके कलरलेस सॉल्यूशन है, ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। ये जो बना ये भी कलरलेस है, लेकिन ये जो बना वो येलो कलर का है। तो इसके रिएक्शन के दौरान आपने देखा कि इसमें येलो कलर चेंज आ गया अपने आप। तो यहाँ पर कलर चेंज भी हो सकता है, टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है, जहाँ पर जैसे बताया कि यहाँ पर हीट जब करेंगे, इसे जब रिएक्शन कराएंगे तो हीट निकलेगी और ये जो सॉल्यूशन है वो गर्म हो जाएगा। तो जब सॉल्यूशन गर्म हो रहा है तो क्या हो रहा है कि उसमें हीट निकल रही है, दैट मीन्स उसका टेम्परेचर बदल रहा है, बढ़ रहा है। ओके, ठीक है, तो अब हम डिटेल में आते हैं।
केमिकल इक्वेशन। अब देखिए केमिकल इक्वेशन जो है, इस वाले टॉपिक पे थोड़ा फोकस रखेंगे हम। केमिकल इक्वेशन होती क्या है? जब भी हम किसी चीज़ को केमिकली रिएक्ट कराते हैं तो उसमें जो भी केमिकल चेंज होते हैं उसे केमिकल रिएक्शन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, केमिकल उस केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? एक तरीका है, एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जिसमें हम किसी भी केमिकल इक्वेशन के थ्रू उस केमिकल रिएक्शन को दिखाते हैं। जैसे हमने ये सारी चीज़ें जो यहाँ लिखी हैं ये सब क्या है? ये केमिकल इक्वेशन है, नॉर्मल सी है। हालांकि ये क्वेश्चन कोई आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा वर्दी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिली सा क्वेश्चन है, मतलब मेरे हिसाब से आया भी नहीं है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। पर क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हो तो आप इसे अच्छे से चैप्टर को फिनिश करें ताकि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें, सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, बात करें आगे। तो इससे पहले जो हमने एक्टिविटी 1.1 की है उसमें मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी है। इसके दौरान आप देख रहे थे कि हमने ये एक स्टेटमेंट में लिखा। ये जो स्टेटमेंट है ना, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन टू गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को छोटा करना है तो हम क्या कर सकते हैं? हमने मैग्नीशियम लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया, एरो बना दिया। ये एक छोटा तरीका हो गया, इसे हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। लेकिन हमें इससे भी छोटा करना होता है तो हम क्या करते हैं? हम इनके भी सिंबल्स का यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इस केस में किया, हमने मैग्नीशियम के लिए Mg यूज़ कर लिया, ऑक्सीजन गैस के लिए O2 यूज़ कर लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO यूज़ कर लिया। तो जब हमने बिल्कुल ही कंसाइज कर लिया, बहुत छोटा कर लिया, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को लिखने का क्या तरीका है? देखो, केमिकल इक्वेशन को लिखने का कोई खास तरीका नहीं है, मतलब हमने ये जो लिखा है ये केमिकल इक्वेशन ही है, तो आपको ये लिखना आता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बस ये समझ लीजिए कि एक केमिकल इक्वेशन में जब भी आप लिखते हैं तो लेफ्ट साइड पर, केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर होता है रिएक्टेंट। क्या होता है? रिएक्टेंट। और राइट हैंड साइड पर, एरो की राइट हैंड साइड पर होता है प्रोडक्ट। अब आप इसकी सिंपल सी डेफिनेशन जानना चाहें तो जान ही सकते हैं, लिख ही सकते हैं। तो बेसिकली रिएक्टेंट क्या है? वो सब्सटेंस जो आप केमिकल रिएक्शंस के दौरान यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के बाद बनता है वो कहलाता है प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो यहाँ देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया, कोई इशू नहीं है। चलिए, अब इस केमिकल रिएक्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पर Mg एक है और यहाँ भी Mg एक है, मतलब दोनों बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर O2 है, O2 है ना, मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, लेकिन जो बना उसमें ऑक्सीजन का एक ही एटम है। बेसिकली कहने का ये मतलब ये है कि रिएक्शन के दौरान आप देख रहे हैं कि कोई चीज़ ज़्यादा हो सकती है, कोई चीज़ कम हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ Cl एक है लेकिन यहाँ Cl 2 बने हैं। ठीक है, यहाँ H एक है लेकिन यहाँ पर H 2 बने हैं, H2 बना है। तो इससे क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में बराबर वाली बात नहीं है, कहीं कोई चीज़ बढ़ जाती है, कहीं चीज़ घट जाती है। इस टाइप की जो रिएक्शंस बनती हैं, इस टाइप की जो केमिकल इक्वेशन लिखी जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, उन्हें कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जो कि बैलेंस नहीं है, जिनमें दोनों चीज़ें बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर कहीं कोई चीज़ ज़्यादा है, कहीं कोई चीज़ कम है। ओके, उसे कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। लेकिन हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी चीज़ के दौरान आप किसी चीज़ को घटा या किसी चीज़ को बढ़ा नहीं सकते। और इसके लिए आपने 9th में एक लॉ पढ़ा है, जिसे आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से। कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। याद है आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? 9th क्लास में पढ़ा था। इसके अकॉर्डिंगली कहा जाता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब
जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर का जो सब्सटेंस है वो ना ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना ही क्रिएट हो सकता है। बेसिकली वो सिर्फ आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, उनकी जो कंडीशन है वो बदल सकती है, लेकिन चीज़ कभी ख़त्म या नई चीज़ बनती नहीं है। ठीक है, नई चीज़ बनने का मतलब यह है कि जो एटम्स है वो नए नहीं बनते हैं, एटम वही रहेंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे एक रिएक्शन के दौरान। ठीक है, तो यहाँ से आपको बैलेंसिंग का ये जो क्वेश्चन आप एग्जाम के थ्रू जो पूछा जा सकता है वो यहाँ पर आप बन सकता है कि हमें एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आखिर बैलेंसिंग की ज़रूरत क्यों है। उसका सिंपल सा आप रीज़न देंगे, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मैनेज करना होता है, उसे फॉलो करना होता है, इसी वजह से हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ती है। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम। एक रिएक्शन में, एक केमिकल रिएक्शन में जो टोटल नंबर ऑफ एटम है वो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद दोनों ही सेम रहते हैं, और इसी वजह से हमें बैलेंसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आया? टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए रिएक्टेंट। मतलब प्रोडक्ट में जो मास है और जो रिएक्टेंट में मास है वो दोनों हमेशा बराबर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसी वजह से हम इसे बैलेंस करते हैं। समझ में आया? चलिए, अब ये बैलेंसिंग आखिर की कैसे जाती है वो थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए, बैलेंसिंग का जो मेथड है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है। क्यों हम इसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं? क्योंकि एक बार में आप हो सकता है इसे पूरी तरीके से सॉल्व ना कर पाएँ, बैलेंस ना कर पाएँ। रिएक्शन ईजी है तो कर भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए आप, यहाँ HCl है, एक H है, एक Cl है। हम दोबारा लिख लेते हैं इसे। देखिए, HCl प्लस जिंक गिव्स ZnCl2 प्लस H2। ये आपकी रिएक्शन थी। ठीक है, आपको क्या करना है, एक तरफ से शुरू करना है। ठीक है, आपने यहाँ से H शुरू किया। अब H लेफ्ट साइड पर कितना है? 1, राइट साइड पर कितना है? 2। तो आपको बैलेंस करना है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कर लेंगे कि H को कर लेंगे 2। अब देखो, आप यहाँ पर नहीं लगाएंगे। जब भी आप बैलेंसिंग करते हैं तो आप हमेशा पूरे कंपाउंड के सामने लिखते हैं। ठीक है, नीचे नहीं लगाएंगे, पीछे नहीं लगाएंगे, उस पूरे कंपाउंड के आगे लगाएंगे। और ये 2 इसके लिए भी और इसके लिए भी माना जाएगा। ठीक है, तो आपने, क्योंकि यहाँ पर 2 और यहाँ पर एक H है, तो आपने दोनों ओर 2-2 कर रहे हैं, इसलिए आपने 2 इसके सामने लगा दिया। अब H तो हो गया बैलेंस, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 हो गए। अब इसके साथ Cl जो पहले 1 था, लेकिन जब हमने यहाँ पर 2 लगा दिया तो Cl भी कितने हो गए? 2 हो गए। तो Cl लेफ्ट साइड पर कितने हो गए? अब 2। और राइट साइड पर कितने हैं? पहले से 2 हैं, तो Cl भी दोनों ऑलरेडी बैलेंस हो गए। अब बारी है Zn की। तो Zn यहाँ पर कितना है? 1, और यहाँ पर कितना है? 1। दोनों और 1-1 है, तो ये भी बैलेंस है। तो देखो, यहाँ पर एक ही बार में ये बैलेंस हो गया ना। तो इसलिए कोई केमिकल रिएक्शन इजी हो सकती है जिसमें आप एक ही बार में उसे कर दें सॉल्व, और कई बार क्या होता है कि आपको एक बार ट्राई करना होता है, फिर वो एक बार में बैलेंस नहीं होता, तो उसे आप फिर दोबारा से घुमा कर दोबारा ट्राई करते हैं। ठीक है, तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड में उसे काम में लाना पड़ता है। ठीक, तो ये इसी तरीके से होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर अब पूरा का पूरा बैलेंसिंग है। ये किस तरीके से इन्होंने बैलेंसिंग समझा रखा है, जो हमने किया है वही बैलेंसिंग है। आपको बस अपना एग्जाम्पल उठाने हैं और सारे के सारे एग्जाम्पल खुद से बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्राई कीजिए ताकि आपको अच्छे से बैलेंसिंग करना आ जाए। अब हम बात कर लेते हैं राइटिंग सिंबल्स। अब देखिए, जब भी हम एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो हमें उसके साथ कुछ सिंबल लिखने पड़ते हैं। जैसे HCl आपका पानी में घुला हुआ है तो आप एक्वस यूज़ करेंगे। जब कोई चीज़ पानी में घुली हुई है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे एक्वस। जब कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में होती है तो उसे आप S सॉलिड रिप्रेजेंट करते हैं उसके पीछे। ये जिंक क्लोराइड जो बना ये भी सॉलिड है, पाउडर हो गया तो भी वो सॉलिड ही है। ठीक है, और जब कोई गैस होती है तो आप उसके लिए G लिखते हैं।
इसी तरीके जब कोई लिक्विड होगा, जैसे वाटर लिया आपने, अलग से वाटर लिखेंगे H2O, तो उसके साइड में आप L लिखेंगे, ठीक है, L मीन्स लिक्विड। या इसके अलावा कोई भी अदर कंडीशन होगी, जैसे किसी रिएक्शन में हमें हीट करना होता है तो हम उसके लिए यहाँ पर एरो के ऊपर स्पेशल जो कंडीशंस है एरो के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं, जैसे हीट लिख दिया, ठीक है, या अदर कंडीशंस लिख दिया आपने। तो यहाँ तक आपका पार्ट 1 था। ये आप सारी चीज़ें करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएंगी। अब ये जो क्लास है ये थोड़ी लंबी हो रही है, तो आई थिंक इसे यहीं पे रोक देना चाहिए, और आप यहाँ तक जितना भी पढ़ा है उसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं यहाँ से, बैलेंसिंग वाला। जैसे यहाँ पर दे रखा आपको बैरियम क्लोराइड। देखिए बैरियम जो है Ba से रिप्रेजेंट होता है और इसकी वैलेंसी होती है 2, ठीक है। क्लोराइड Cl से रिप्रेजेंट होता है, इसकी वैलेंसी होती है 1। तो बैरियम की 2, Cl की 1, और ये आपस में होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Cl का 1 इधर चला जाएगा और 1 को हम लिखते नहीं हैं, और Ba का 2 इधर चला जाएगा, ये बन गया आपका BaCl2। समझ में आया। सिमिलरली आपके पास है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम Al से रिप्रेजेंट होता है, सल्फेट SO4 से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो SO4 सल्फेट पूरा है, SO4 जो है वो पूरा सल्फेट है, ठीक है। तो इस पूरे की वैलेंसी है 2, सल्फेट इस पूरे SO4 की वैलेंसी 2 है, और एल्यूमिनियम की 3 है। तो ये आपस में क्या होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 2 इधर चला जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इससे बन जाएगा आपका एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3, ठीक। अगर आपको ये बनाना नहीं आता, जैसे आपने 9th में ये अच्छे से सीखा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आता, वैलेंसी वगैरह नहीं आती, तो आप प्लीज़ एक बार जाके अपने टीचर से या तो पूछिए या फिर ऑनलाइन वीडियोस देख लीजिए, हमारे चैनल पे भी अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो उसे प्लीज़ पहले आप बैलेंसिंग करना और ये वैलेंसी निकालना, ये सारी चीज़ें सीख लीजिए, ठीक है। अब शुरू करते हैं। अब जब ये केमिकल रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों आपस में आयंस को इंटरचेंज कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, और इससे क्या होगा, Ba जो है वो SO4 के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। ये आगे वाला इस पीछे वाले के साथ जुड़ जाएगा। अब इसकी भी वैलेंसी 2 है और इसकी वैलेंसी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कोई नंबर नहीं लिखा जाएगा। और जब कोई नंबर नहीं है बाहर, पूरे सल्फेट के बाहर, तो हमें ब्रैकेट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एल्यूमिनियम बचे हुए क्लोरीन से जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन की वैलेंसी 3 है और एल्यूमिनियम की 1 है, उल्टा बोल दिया मैंने। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है और क्लोरीन की 1 है, और क्रॉस एक्सचेंज होगा तो ये 3 Cl पे चला जाएगा और 1 Al पे चला जाएगा, और 1 को हम लिखते नहीं है, तो AlCl3। तो ये हमारी एक केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हो गई। अभी हमने इसे केमिकल इक्वेशन को लिखा है। अब हमें इसे कर रहा है बैलेंस। तो देखो यहाँ पर Ba कितना है 1, और यहाँ पर Ba कितना है 1, तो Ba ऑलरेडी बैलेंस है, आपका Ba ऑलरेडी बैलेंस है। अब बात करें Cl की। देखो Cl इधर कितना है 2, और इधर कितने हैं 3। अब ऐसे केस में जब आपके पास 2 और 3 है तो आप क्या करेंगे, आप लेंगे एलसीएम इनका, ठीक है। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, तो आपको क्या करना है, दोनों और 6 करने हैं, ठीक है, ताकि दोनों और बराबर हो सके। अब मुझे अगर इसे 6 करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से। इस 3 को मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, ध्यान रखिए, ये पूरा 1 है, ठीक है, तो मैं कहाँ लिखूँगा, इसके आगे, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा एक सब्सटेंस है, तो आप इसके बीच में कहीं नहीं लिख सकते, आपको इसके आगे लिखना होगा। तो क्लोरीन कितने हो गए आपके 6, यहाँ पर कितना है 3 क्लोरीन है, और मुझे 6 करने हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई करूँ 2 से, तो इसके आगे लगा दूंगा 2। अगेन ये पूरा एक कंपाउंड है, तो इसके बीच में कहीं नहीं लिखना, हम इसके आगे लिखेंगे। तो कितने हो गए 6। तो क्लोरीन हो, अब दोनों ओर 6 बैलेंस हो गए। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर बैलेंसिंग किया क्लोरीन का, आप देखेंगे Ba क्या हो गया, Ba अनबैलेंस हो गया। Ba यहाँ पर कितना है 3, और यहाँ पर कितना है 1, तो अब मुझे Ba को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर Ba है 3 और यहाँ पर है 1, तो अब मैं क्या करूँगा, इसके आगे 3 लगा दूंगा अगेन, क्योंकि ये पूरा 1 है, तो Ba भी बैलेंस हो गया। जैसे ही मैंने यहाँ पर 3 लगाया, अब यहाँ पर देखिए सल्फेट कितने थे पहले से, सल्फेट थे आपके 3, ठीक है, सल्फेट थे 3, और इस जैसे ही मैंने यहाँ पर लगाया, यहाँ पर भी सल्फेट कितने हो गए 3,
तो SO4 भी 3 बैलेंस हो गए। एल्यूमिनियम कितने हैं 2, और यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं 2, तो एल्यूमिनियम भी आपके बैलेंस हो गए। समझ में आया? तो इसमें हमने क्या किया, अब देखिए हमें लगा था Ba पहले से बैलेंस है, लेकिन जैसे हमने लगाया तो हमें फिर बाद में दोबारा से उसे बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ गई। इसी को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, कि आप एक बार कोई चीज़ देखते हैं, हो सकता है उस वक्त वो सही हो, लेकिन जब आप अब नेक्स्ट पर जाएंगे तो नेक्स्ट को सही करने के चक्कर में वो पहली वाली चीज़ बिगड़ जाती है, तो फिर आपको दोबारा से वो पहली वाली जो चीज़ आपने बैलेंस की थी उसे दोबारा से बैलेंस करना पड़ता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो आप इसे अच्छे से करके देखिएगा, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।